तेरह या 12 टाइप की औषधियां कर ली थी हमने, 13 कर ली थी। लास्ट में पीड़ाहारी औषधि का नाम लिखा था हमने, पीड़ाहारी औषधि। अब आगे जो 14 नंबर है वो है निंद्राकारी औषधि। निंद्राकारी या संवेदक मंदक इसको हम कह सकते हैं। महावीर सीट बेल्ट लगा लिया? एक तरीके से ये एरोप्लेन ही है। निंद्राकारी, संवेदक या मंदक या नारकोटिक्स कहते हैं। नारकोटिक टेस्ट नाम सुना होगा आपने, जिसमें शरीर में जो ड्रग्स वगैरह उपस्थित होते हैं उनका टेस्ट किया जाता है, नारकोटिक टेस्ट। तो निंद्राकारी या संवेदक मंदक औषधियां इन दवाओं से तंत्रिका तंत्र शिथिल हो जाता है, गहरी नींद आती है। पशु को क्यों नींद लेने देंगे भाई? क्यों जरूरी है? क्यों दिए दवाइयां देंगे? निंद्राकारी या संवेदक मंदक है? नहीं, वही तो मैं पूछ रहा हूं, क्यों देंगे? मान लो भी क्यों देंगे? देते तो नहीं हम, आपने देखा है कि कई बार नींद की गोली देते हुए। क्यों देंगे? क्यों पढ़ रहे? मान लो ऑपरेशन करने के बाद पशु इधर उधर, अब ध्यान में रखना, इधर उधर फिरने से या फिर अभी अभी उसका ऑपरेशन क्या है, तो उसको आरामदायक रहने के लिए निंद्राकारी या फिर संवेदक मंदक औषधियां, इनकी औषधियां दी जाएगी। इसमें परिसंचरण तंत्र, व श्वसन सभी उदासीन हो जाते हैं। एग्जाम्पल इसका लिखना आप। कल एक हमने लिखा था आंटी जीमन गई थी, क्या नाम था पूरा? एंट्री जाइमोटिक। और उसके अंदर जो हमने औषधियां लिखी थी वो लिखा था क्लोरोफार्म। बेहोशी में तो काम में लेते हैं निश्चेतक के रूप में। एक लिखा था हमने ईथर, एक हमने लिखा था नाइट्रस ऑक्साइड, ये लिखे थे उसके अंदर। अब इसके अंदर देखो निंद्राकारी या संवेदक मंदक औषधियां, यहां पे नाम आ रखा है नारकोटिक्स। क्या नाम आ रखा है? नारकोटिक्स। आपको याद रखना, नारकोटिक्स के कोई भी नारी है। क्या है? कोई भी नारी। कल तो उसने कहा था भी कल इधर आया तो बेहोश कर दूंगी। इसमें आपने को ध्यान में रखना है, इसने बोला यहां पर कि कल इधर नाइट में आया, कल इधर नाइट में आया तो भांग दूंगी, भांग दूंगी। ये औषधियां कौन सी हो जाएगी? यहां पे नारकोटिक्स औषधियां हो जाएगी। कौन कौन सी? देखो, इधर का मतलब हो जाएगा यहां पर ईथर, नाइट का मतलब हो जाएगा यहां पे नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड। और भांग है ना, जो आप समझ रहे हो वही भांग है। इसकी अत्यधिक मात्रा के सेवन से ध्यान में रखना बेहोश की हालत हो जाती है, ज्यादा मात्रा से बेहोशी की हालत हो जाती है। और यहां पे कल का मतलब ध्यान में रखना क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट।
हाइड्रेट। ये सारी कौन सी औषधियां हो जाएगी यहाँ पे? नारकोटिक्स या फिर निंद्राकारी संवेदक मंदक औषधियां। लिखो इनको। आज ये औषधि हो जाएगी लगभग पूरी इसके अंदर। एक अगला है यहां पे संदमक, सीडेटिव। क्लोरल हाइड्रेट ये पूरा एक नाम है, ईथर अलग नाम है, नाइट्रस ऑक्साइड ये पूरा एक नाम, भांग। संदमक, संदमक ये भी ध्यान में रखना, शरीर, पशुओं के शरीर में जो उत्तेजना होती है उसको रोकने के लिए काम में दी जाती है। मान लो भड़कीला स्वभाव है उसका, ज्यादा बढ़ गया है, तो उसको संदमक या फिर सेडिटिव, आपके सेडिटिव टेबलेट्स या फिर ये औषधि दी जाती है, सीडेटिव। ये वह दवाइयां हैं अब की बार 2024 के अंदर सबके लिए खुशखबरी है। नहीं पता क्या किसी को? क्या पता बताओ? हैं? जॉब लगेगी। इसके अलावा एक और खुशखबरी आपको पता ही नहीं अभी तक। हाँ, ये खुशखबरी है आप सबके लिए कि अब की बार फरवरी होगी 29 की, तो आपको फोन चलाने का एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा और नींद लेने का एक दिन एक्स्ट्रा मिलेगा सबको। ये खुशखबरी है। पता था यूं। ये वे दवाइयां हैं जिनमें शूल शामक व निंद्राकारी दोनों गुण पाए जाते हैं। शूल शामक का मतलब कोई भी दर्द हो रहा है तो उसको कम करने के लिए, निंद्राकारी दोनों गुण पाए जाते हैं, दोनों गुण पाए जाते हैं। शरीर की अति उत्तेजना को, अति उत्तेजना को शांत करती है। एग्जाम्पल इसका है जाइलाजिन, ये एक ही एग्जाम्पल, जाइलाजिन। क्रमीहर, और किसने प्रिंट करवा ली वो पेज? कोई नंबर बढ़ा है क्या और किसी का? बढ़ा, धीरे धीरे नंबर बढ़ रहा है। कितने दिनों में? एग्जाम की जो संभावित डेट है ना, वो अभी तक आपके मई जून के आसपास ही, ध्यान करना, ज्यादा दूर नहीं है। और उस एग्जाम से पहले आपको कम से कम पूरा सिलेबस 3-4 बार पढ़ना है, एक बार नहीं 3-4 बार। आपको खुद को, एक बार तो यहां पर होगा जो होगा, 3-4 बार आपको खुद को पढ़ना है। फिर एग्जाम से 10 दिन पहले ये होगा आपके साथ में कि यही नहीं पढ़ा, यही नहीं पढ़ा, यही नहीं पढ़ा। और एग्जाम से 5 दिन पहले ये होगा ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं और ये भी पढ़ लूं, सब कुछ पढ़ लूं। फिर होगा पढ़ूं क्या, पढ़ूं क्या, क्या क्या पढ़ूं। और जितने में एग्जाम आ जाएगा सर, और वही तो इससे पहले पढ़ लो आप,
1 महीना रहे ना आपके पास एग्जाम का, उस समय आप टेस्ट देते रहना या फिर जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो आप सोल्व करते रहना। ये लिख लिया आपने यहां तक। देखो यहां पर नाम आ रखा है कर्मी हर एंटी हेलमिंथीज। कर्मी हर का मतलब होता है कि कीटों का हरण करने वाला, कीटों का हरण। कीट का मतलब कीड़े वगैरह जो भी होते हैं, अब चाहे शरीर के अंदर हो चाहे शरीर के ऊपर हो, त्वचा पर, उन कीड़ों को हरण या फिर उन कीड़ों को नष्ट करने वाली जो औषधियां होगी वो कर्मी हर, या फिर उनको हम क्या कहते हैं, एंटी हेलमिंथीज के नाम से जानते, ध्यान रखना। तो लिखो आप इसमें, ये दवाइयां शरीर में उपस्थित, ये दवाइयां शरीर में उपस्थित परजीवों को तथा शरीर के बाहर त्वचा पर उपस्थित, त्वचा पर उपस्थित परजीवी को नष्ट करती है। अब कीड़े कौन से लग सकते हैं भाई, बताओ पशु को? का नाम बोलिया? चींटी, चींचड़ियां या टिक्स जिनको हम कहते हैं, परजीवी को नष्ट करती है। कर्मी हर कहलाते हैं। बताओ मल्लीनाथ पशु मेला किस नस्ल के लिए लगता है? कांग्रेज और थार पारकर। कथा नाम याद रहा आपको सिर्फ। कॉपर सल्फेट, कथा किस में पढ़ा था हमने? औषधि के अंदर पढ़ा था। किसी में? कौन से औषधि में? स्तंभक, उसमें हमने पढ़ा था आंतरिक स्तंभक के अंदर। आंतरिक स्तंभक के अंदर क्लास में अंदर खड़ा करते तो वो खड़े खड़े कथा करते और अफीम का सेवन करते। कॉपर सल्फेट, निकोटीन सल्फेट, निकोटीन सल्फेट, फेरस सल्फेट, फिनोविस, फिनोविस, ये ने लिखा हुआ यहां पे, फिनोविस। तारपीन का तेल, तारपीन का तेल। एक आपका काम है घर के लिए, इसमें भी जितनी भी औषधियां लिखी है ना हमने, उन औषधियों की एक टेबल बनानी है आपको। टेबल कैसे बनानी है बता देता हूं। इस तरफ तो आपको क्या लिखना है, पहले औषधि का टाइप, यहां पर एक लाइन के अंदर शॉर्ट में उस औषधि का कार्य, और फिर उन औषधियों के एग्जाम्पल लिखने हैं आपको। लगभग इसके अंदर आपके 18 या 20 के आसपास होगी औषधियां टोटल। औषधि का नाम, फिर औषधि का एक लाइन के अंदर या 1-2 वर्ड के अंदर कार्य शॉर्ट में, और फिर औषधि का नाम, यहां पे कौन कौन सी औषधियां हैं, एग्जाम्पल। टेबल बनानी एक पेज के ऊपर। देखता हूं, अभी नहीं, घर पे सोमवार को चेक करूंगा। अब देखो जितनी भी औषधियां की है ना हमने, उन औषधियों के अंदर आपको क्या करना है कि भी टेबल कैसे बनानी है। पेज है, मान लो ये, इस पेज के अंदर एक कॉलम बनाना आपको, यहां पे औषधि के प्रकार का नाम,
उसके बाद में उस औषधि का कार्य, अब कार्य पूरा नहीं लिखना है, एक या दो वर्ड लिखने हैं, मेन जो वर्ड है, और इसके अलावा उस औषधियों के जो एग्जाम्पल है वो आपको यहां पर लिखने हैं। इस प्रकार आपको टोटल जितनी भी है वो सारी उसकी टेबल बनानी हर एक की। तो एक पेज के अंदर लगभग पूरी हो जाएगी औषधि, ध्यान करना। वेलकम सर। ये लिख लिया ऊपर वाला, कर्मी और औषधियां। आपका बहुत बहुत आभार। क्या हुआ? 17 नंबर आगे, 17 नंबर है दमनकारी। दमन नहीं, वमनकारी। वमन का मतलब क्या होता है? हैं? वुमन नहीं, वमन है यहां पे। वमन क्या होता है पता नहीं। उल्टी। इनको हम कहते हैं यहां पे इमेटिक्स। वमनकारी औषधि या इमेटिक्स। अब पशुओं को उल्टी करवाने वाली टेबलेट्स देंगे भाई, क्यों देंगे? कारण, मान लो कुछ अपशिष्ट पदार्थ या तो उनके शरीर में पेट के अंदर है, या फिर उनके शरीर में पेट के अंदर कचरा फंस रखा है, तो उनको वापस बाहर निकालने के लिए उनको उल्टी करवाने वाली टेबलेट्स देंगे। यहां पे ध्यान करना। तो इसमें लिखना आप, ये दवाइयां वमन या उल्टियां करवाती है। वमन या उल्टियां करवाती है। जैसे आप सबने सेद तो टेस्ट किया होगा, तो वो मधुमक्खियों की उल्टियां हो गई। हाँ सच में। तो और ऐसा थोड़ी भी मधुमक्खी अपने साथ में थैला लेकर जाती है शहद भरने का, पेट भी भरती है, पेट में चूसती है, वापिस सतह में आकर उल्टियां करती है। हाँ तभी तो टेस्ट स्वाद है। तो फूलों का रस ही तो चूस कर लेके आई है अपने पेट में, फूलों का रस ही तो भरा है। कोई ऐसा थोड़ी भी डोसा खा लिया उसने, पाव भाजी खा लिया, गुपचुप खा लिए, तो फूलों का रस मीठा ही तो होगा। पेट में गया, पेट के अंदर थैली होती है, उसमें भर लिया, वापिस सतह में आकर उसकी उल्टियां करेगी, और फिर हम उसका आनंद लेते रहते हैं। ये दवाइयां वमन या उल्टियां करवाती है। माने तू का लेजियान को दिखे। नीला थोता, इतना गम है क्या तेरी जिंदगी में महावीर कि अभी हंसाए हैं? वो फिर तेरी किस्मत नहीं, तेरे हालात के ऊपर डिपेंड है। मतलब अभी तक जिंदगी के अंदर सरदा नहीं है, ये सिर्फ मनोज ही है। और जो अभी पढ़ाई पर नहीं लगा है। वमनकारी औषधियों के अंदर नीला थोता, ये नीला थोता इस कॉपर सल्फेट के नाम में ध्यान रखना, कॉपर सल्फेट का नाम ही नीला थोता है। नमक, जिंक सल्फेट, और क्या हो जाएगा? फिटकरी। फिर 18 नंबर औषधि, 18 नंबर के अंदर है उत्तेजक। इनको हम कहते हैं यहां पे स्टिमुलेंट। स्टिम्युलेंट, MU।
उत्तेजक या स्टिमुलेंट औषधियां क्या कार्य करेगी, भाई नाम से बताओ। उत्तेजना का कार्य करेगी या भड़काने का कार्य करेगी। और सामान्यतः ये जो औषधियां हैं पशुओं को लड़ाते हैं, आपने देखा होगा, ज्यादातर उस समय काम में ली जाएगी, बाकी इन औषधियों का कोई उपयोग नहीं होता है। अब लड़ाने के लिए आपको मान लो भी उत्तेजक का कार्य करेगी। अगर मानव के अंदर मान लो भी उत्तेजना पैदा करनी, मान लो एक ढोली आयो ढोल बजाने ब्याह में, अब ढोल फुल बजाने का कई इलाज है बीरो बताओ हैं? ढोल फुल बजवानो है भी कनु 100-200 को एक ढोलियो तो देना पड़े ना। और आते ढोलियो ले रहा पर देखो फिर बजाओ तरीको ढोली को समझो। अरे वाइन या शराब अब तो समझते हो। अरे बिन क्या करे ढोली, और वो जिको पेग लगा आवे बिन क्या ढोलियो। तो वो देखो फिर उसमें ढोल बजाने का तरीका पूरा चेंज हो जाता है। आप भी देखो सुबह सुबह पेग लगाते हो आप, पेग क्या सिर्फ शराब ही होता है कि चाय का पेग नहीं हो सकता। तो आपने कई बार देखा होगा वो चाय वाले जो नशेड़ी होते हैं, सुबह तो उनको एक बार चाय जिला देना फिर आंखें खुलती नहीं तो खुलती नहीं है। आदत होती है कईयों की ऐसी, बिस्तरों में चाय लाके देनी पड़ती है। पहले चाय दी, ये आपकी लाइट ऑन हो गई, हाथों हाथ आंखें खुल गई। तो वो उत्तेजना का कार्य, उत्तेजक का कार्य करते हैं, शरीर में स्फूर्ति का कार्य करते हैं। इसी प्रकार चाय के अंदर एक एल्केलॉइड होता है, नॉर्मली उसका नाम होता है कैफीन। आप जो चाय पीते हो ना, नहीं पीते हो, सुबह सुबह जो दूध की चाय पीते हो वो एक प्रकार से जहर के समान होती है, ध्यान रखना। और जो बिना दूध की चाय पीते हो वो एकदम अमृत के समान होती है। इसीलिए ग्रीन टी देखो, दूध डालते हैं क्या उसमें? नहीं डालते ना। वो शरीर को स्वस्थ रखने का कार्य करती है। और इसीलिए आप भैंस के दूध की चाय पीते हो तो आपको आनंद आ जाता है। और भैंस का चितेरा कौन बताओ? परमानंद। परमानंद ध्यान में रखना। तो उत्तेजक के अंदर आप लिखो यहां पर, यह औषधियां ब्याह में देख लो नाची जी का रुक्योड़े को नुके बच्चे साउंड बंद कर दे ना, थोड़ी कूद बोल रही धीरे धीरे। यह औषधियां या पदार्थ अब लगाए तो नहीं रहे, लेकिन घणो नाच लेने समझ ले खुद ही कि हाँ वो पी रहे हो, भले पी मत हो। यह औषधियां वैसे पेग लगाना चाहिए, सही है, कोई गलत काम नहीं है, लिमिट में होना चाहिए। है? अब आप सोच रहे होंगे सर लगाते हैं या नहीं लगाते हैं पेग? एक दो पेग लगा के फिर आप रोटी जिमो देखो कितना खाना खपाता है आपको। डेली आप मान लो भी 4 रोटी खाते हो गेहूं की, तो आप उस दिन 10 रोटी खाओगे। हैं? हाँ कड़वा होता है। इसीलिए अगर आप 2 टाइप का होता है भी, देखो एल्कोहल बता देता हूं, क्या पता जरूरत पड़ जाए आपको। एक आप बोलते हो उसको आप बियर, और एक आप समझते हो दारू। आप इन दोनों को सेम समझते होंगे कोई। इसको बिना पानी और बिना सोडे के पिया जाता है। इसको आपके बिना मतलब इसको सोडे के साथ में और पानी के साथ पीना पड़ता है, सोडा और पानी। और नीट पीने वाला होता है वो तो बहुत जल्दी फेल हो जाता है। पी सकते हैं, नीट भी पीते हैं इसके अंदर, लेकिन इसके अंदर नीट का मतलब एकदम प्योर दारू, कोई सोडा पानी वगैरह मिक्स नहीं करते उसमें। इसको आप बिना पानी के पी सकते हो, लेकिन जो पहली बार पिएगा ना तो इस दारू को वो नीट नहीं पी सकता, मतलब सोडे और पानी के बिना नहीं पी सकता। पावरफुल ये दारू है। देखो आपको पता होगा, हमने एक इसमें लिखा था, आपके नहीं लिखा था, हमारे शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है एडीएच हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, या इसको हम कहते हैं मूत्र विरोधी हार्मोन।
ये हमारे शरीर में पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्त्रावित किया जाता है। ये एडीएच हार्मोन क्या करता है कि आपके शरीर के अंदर जो किडनियां होती है ना, किडनी, वृक्क, गुर्दे, उनके अंदर इस किडनी की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई होती है, उसे हम कहते हैं नेफ्रॉन। उस नेफ्रॉन की नलिकाएं होती है समीपस्थ कुंडलित नलिका और दूरस्थ कुंडलित नलिका। इनके अंदर जल अवशोषण को बढ़ाने का कार्य करता है एडीएच हार्मोन। इसीलिए ऊंट के अंदर एडीएच हार्मोन सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जब हम चाय, कॉफी वगैरह या अल्कोहल पीते हैं ना, तो वो हमारे शरीर में एडीएच हार्मोन के लेवल को कम कर देता है, जिसके कारण शरीर में जल का अवशोषण नहीं होगा, उस व्यक्ति के अंदर मूत्र का विसर्जन भी क्या होगा, ज्यादा। इसीलिए अल्कोहल पीने वाले को देख लो, बार बार मूत्र का विसर्जन करना पड़ेगा। बस क्या है, पानी के रूप में वापस निकल जाएगा वो तो आधे 1 घंटे में, बस फ्री है वो तो है। एंटी डायूरेटिक पदार्थ, डायूरेटिक, हाँ, चाय, कॉफी वगैरह, अल्कोहल, ये सारे, वो आपकी इसमें दारू है। हाँ, बियर को नहीं पीते, दारू को पीते हैं। अब अलग अलग ब्रांड आती है भाई, दारू की जो ब्रांड आती है वो आपके हाईएस्ट रेंज के अंदर, जो नाम मुझे पता है वो बता देता हूँ। 100 पाइपर्स, पिटरी स्कॉच, बलेंडर, बकार्डी, ठीक है, बलेंडर, प्राइड, अलग अलग रेंज है, जो आप लेना चाहो वो ले सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे सर को इतनी ब्रांड कैसे पता है, तो आप सोच लो अब क्यों पता है भाई सर को। लिखो कैफीन, एल्कोहल कैफीन, एल्कोहल और कपूर। कैफीन, एल्कोहल और क्या हो जाएगा, कपूर। ये उत्तेजना का कार्य करते, ध्यान में रखना, पशुओं के अंदर। क्या हो सकता है, क्या हो सकता है? अब यूं नहीं विकन बेटा पीने पूरा एकदम टल्ली कर भेजो, जितनी मात्रा क्वांटिटी जरूरत है उतनी देनी पड़ती है उसके अंदर। 19 नंबर आप लिखो इसमें, दाहक। इसको हम कहते हैं कॉस्टिक्स। कॉस्टिक्स, दाहक का मतलब होता है घाव कहीं पर अगर हो गया है ना, तो वहां पर जो औषधियां काम में ली जाती है उनको दाहक या कॉस्टिक्स कहते हैं। जैसे आपको पता होगा, हमने एंटीसेप्टिक्स के अंदर लाल दवा पढ़ी होगी, आप खुद भी तो लाल दवा यूज करते हो, पोविडीन वगैरह। तो आप देख लो, खुरूंट होता है ना, खुरूंट का मतलब ऊपर लगने के बाद में जो चमड़ी आती है वापिस, तो खुरूंट बहुत जल्दी आता है उस लाल दवा से। तो इसके लिए इसको काम में लेते हैं, ध्यान में रखना। दाहक प्रकार की औषधियां, पोटेशियम परमैंगनेट, इसमें लिखो आप इस प्रकार की औषधियां। इस प्रकार की औषधियां, उत्तकों को, एक मिनट, इसमें ऐसा लिखो, सतीग्रस्त, सतीग्रस्त उत्तकों को, मतलब जो घाव हो रखा है वहां पर, सतीग्रस्त उत्तकों को नष्ट करती है, नष्ट करती है। एग्जाम्पल लिखना इसका, कॉपर सल्फेट, लाल दवा और एक जिंक सल्फेट। लास्ट है अब इसमें 20 नंबर। बीस नंबर औषधि का नाम है यहां पे आइवरमेक्टिन।
आइवरमेक्टिन क्या हुआ? क्षतिग्रस्त ऊतकों को नष्ट करेगी। क्षतिग्रस्त ऊतक नष्ट हो जाएंगे तो वहां पर आपके खुरुंट वगैरह या फिर नई चमड़ी वापस आने लग जाएगी। आइवरमेक्टिन औषधि का नाम ही यही है और औषधि का प्रकार यही है, ध्यान रखना। ये एक ही औषधि है, इसके अंदर आइवरमेक्टिन। इसमें हमें कोई औषधि के एग्जाम्पल नहीं लिखने पड़ेंगे, औषधि का नाम यही है और औषधि का प्रकार भी यही है। पशु के त्वचा संबंधी विकार, पशु के त्वचा संबंधी विकार या परजीवी को मारने के लिए आइवरमेक्टिन औषधि दी जाती है। ये टोटल 20 आपको औषधियां ध्यान रखनी और इसकी टेबल बनानी है एक जगह। यही नाम है औषधि का, नाम यही है, प्रकार भी यही है। एक एफएमडी, देखो पशुपालन के अंदर एक नाम होता है एफएमडी, सुना है क्या? कई बार हिंदी में नाम सुना होगा आपने, अब इसका पूरा नाम बता देता हूं। खुरपका एंड मुंह पका रोग, फुट एंड माउथ डिजीज, नहीं सुना? खुरपका मुंह पका रोग, ये धो ही नहीं सकता भी। ये वायरस जनित रोग होता है, ध्यान में रखना। इसके कारण क्या होता है, पशु की जो जीभ और होठ वगैरह हो जाते हैं ना, वो मतलब उनकी चमड़ी होती है ऊपर वाली, वो धीरे धीरे नष्ट होने लग जाती है, घाव बन जाता है पूरा। खुर के अंदर भी बन जाता है और आपके जीभ के अंदर भी, मुख के अंदर बन जाता है। तो वो कौन सा होता है? खुरपका और मुंह पका रोग होता है। ये आगे हम इसमें जितनी भी अब औषधियां पढ़ी है उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट जो औषधियां हैं उनका कितना % यूज करना चाहिए, कौन से रोग में उनका यूज होगा, वो हम आगे नेक्स्ट है वो आपके सोमवार को पढ़ेंगे, ठीक है ना। अब मैं नेक्स्ट किताब है उसका पेज ओपन कर रहा हूं। इसके अंदर औषधियां मेन थी, वो कंप्लीट हो गई। यहां पे एक लेसन कंप्लीट कर लिया था, उसमें बाहर के अंदर आपको सिर्फ वो सूत्र याद रखना। कौन सा सूत्र? शेफर सूत्र। शेफर सूत्र पता है क्या? याद है किसी को? शरीर की लंबाई इंटू गर्थ, हृदय गर्थ की लंबाई स्क्वायर बटे कितने? 300। किस में होनी चाहिए लंबाई बताओ? इंच के अंदर होनी चाहिए। देखो सामान्य प्रबंधन, जनरल मैनेजमेंट, ये आपके सिलेबस में है टॉपिक भी। पशुओं की सामान्य देखभाल देखो कैसे करनी वो दे रखा है। 60% से ज्यादा कार्य पशुओं द्वारा किया जाता है। पशुओं की दशा बहुत ही शोचनीय है। नौकरी नहीं लग रहे, वो पढ़ रहे हैं फिर भी नहीं लग रहे नौकरी, न मिलना और उनकी भली प्रकार से देखभाल न होना। इससे पशुओं का स्वास्थ्य गिर जाता है और उनकी उत्पादन क्षमता में कमी आ जाती है। और उत्पादन में वृद्धि के लिए आवश्यक है कि पशुओं की अच्छी प्रकार से देखभाल की जाए। सबसे पहले कौन से सिद्धांत दे रखे? पढ़ लिए थे हमने, दुग्धवन के सिद्धांत। टोटल कितनी विधियां बताओ इसमें? 2 है। फिर हाथ के अंदर है वो 3 विधियां, मुख्य रूप से 2 विधियां, एक तो हाथ द्वारा और एक कौन सा? मशीन। हाथ के अंदर 3 विधियां कौन कौन सी? पूर्ण हस्त, चुटकी, अंगूठा विधि, ये इसके अंदर 3 विधियां। मुख्य रूप से कौन सी विधि हो गई इसके अंदर? 2।
एक तो कौन सी होगी हाथ द्वारा और एक कौन सी होगी यहाँ पे मशीन द्वारा। आगे देखो इसमें दुग्ध दोहन के अंदर दुग्ध दोहन के सिद्धांत, पशु के अयन मतलब अवाड़ों में दुग्ध का बनना एक निरंतर प्रक्रिया है। अयन में दुग्ध एकत्रित करने वाले सभी भागों में दुग्ध भरने के बाद वह क्रिया बहुत धीरे पड़ जाती है। अतः अयन को खाली करना आवश्यक होता है। गाय के 4 थन, प्रत्येक थन में एक थन नलिका और एक थन सिस्टन, टी सिस्टन की हमने बात की थी। आपको पता होगा जब आप छोटी क्लास में थे, अब आपके टाइम आता है या नहीं था, हमारे समय एक ही निबंध आता था, गाय पर निबंध लिखो। गाय के सींग होते हैं, गाय के पैर होते पहले उसमें वो अब जो भाग आ रहे हैं ना, प्रस्तावना, लास्ट में उपसार लिखते हैं, वो पहले नहीं था, शायद 5 ही में वो डायरेक्ट ही लिखना था। गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है। एक थन नलिका और एक टी सिस्टन, ध्यान में रखना, टी सिस्टन, थन के भीतर थन सिस्टन। अब देखो इनको संरचना से याद करना, डायग्राम अगर सामने रहेगा ना तो ये सारी चीजें याद रहेगी, क्योंकि अगर डायरेक्ट थ्योरी पढ़ोगे ना तो ये याद रहने वाली नहीं है। इसके अंदर थन नलिका है पहले, और इस थन नलिका के अंदर जैसे कि यहाँ पे मान लो ये थन है, इसको थन नलिका कहेंगे। इस थन नलिका के अंदर क्या होगी, थन सिस्टन। अब थन के भीतर थन सिस्टन किस में खुलता है, थन ग्रंथि में। ये ऊपर की ओर यहाँ पे थन ग्रंथि में खुलेगा, हाँ ग्रंथि सिस्टन। अब ये ग्रंथि सिस्टन कैसे होगी, गोलाकार संरचना होगी पूरी। इसमें कितने ml दूध का संग्रहण होगा, यहाँ पे 500 से 600 ml दूध का क्या होगा, संग्रहण। इस प्रत्येक ग्रंथि सिस्टन के ऊपर छोटी छोटी नलिकाएं आकर खुलेगी और 12 से 50, उन नलिकाओं को हम यहाँ पर क्या कहते हैं, दुग्ध नलिका। क्या कहते हैं, दुग्ध नलिका। इन दुग्ध नलिकाओं के ऊपर ये और भागों में विभाजित होती है, और इनके ऊपर एक गोलाकार संरचना और होगी, उनको हम क्या कहेंगे, लोब्यूल्स। लोब्यूल्स कहेंगे। इन लोब्यूल्स के अंदर की तरफ एल्वियोलाई प्रेजेंट होगी, और उन एल्वियोलाई के अंदर दुग्ध का निर्माण होगा। तो डायग्राम से याद करोगे तो ये डायग्राम से आसानी से याद हो जाएगी। यहाँ पे पहले कर लिया था ये हमने पूरा पोर्शन। ग्रंथि सिस्टन गोल या अंडाकार अथवा अनियमित आकार का रिक्त स्थान होता है। एक ग्रंथि सिस्टन में 500 से 600 ml दुग्ध एकत्रित करने की क्षमता होती है, और प्रत्येक ग्रंथि सिस्टन में 12 से 50 दुग्ध नलिकाएं आकर खुलती है, और प्रत्येक दुग्ध नलिका छोटी छोटी बहुत सी नलिकाओं में विभाजित होती है। इन छोटी नलिकाओं के सिरे पर क्या होता है, लोब्यूल्स, और लोब्यूल्स में क्या होती है, बहुत सारी एल्वियोलाई होती है, और जिसमें दुग्ध का निर्माण होता है। अब दुग्ध दोहन की देखो विधि आ रखी है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे भी जो भी दुधारू पशु होते हैं ना, मतलब दूध देने वाले, उनसे दुग्ध निकालना एक प्रकार की कला है, और ये कला हर कोई नहीं सीख सकता। आप देख लेना, आप जाके बैठना भैंस के पास में, गाय के पास, पहले तो आपकी खुद का चेहरा देखकर वो डर जाएगी, ये मेरी जैसी कैसे आ गई। और ये मेरी जैसी है तो इसके पूंछ क्यों नहीं है, पूंछ पीछे क्यों नहीं है, ये ऊपर क्यों है इसके पूंछ, और ये ऐसे कैसे चल रही है 2 पैरों से, मैं 4 पैरों से चल रही हूँ। और ये मेरे जैसे दिखती है तो मेरे से डर क्यों रही है। नहीं तो हमारा काम ही नहीं पड़ता है पास में जाने का। और मैं सोच रहा हूँ ऐसा लगता है उसको, ऐसा सोच सकते हैं ना भाई, वो खड़ी है देख सकते हैं, आप जाके देखो एक बार। ना गाय रे जुड़ जाती लंबी तो। दुधारू पशुओं का दूध निकालने की एक प्रकार की कला है। देखो यहाँ पे क्या लिख रखा है, अनुभवहीन व्यक्ति पशु का पूरा दूध नहीं निकाल सकता। गाय के अयन में एकत्रित दूध को थनों द्वारा बाहर निकालने की क्रिया को हम क्या कहते हैं यहाँ पर, दुग्ध दोहन। कितनी विधियां इसमें, 2। एक तो इसके अंदर कौन सा है, ये नीचे दीवार पर आ रखा है देखो, ठीक है। अब एक दूसरी विधि कौन सी है, हाथों द्वारा। सबसे पहली कौन सी विधि है, पश्चिमी देशों में
दोहन का कार्य मशीनों द्वारा किया जाता है। पश्चिमी देशों के अंदर क्यों, हमारे यहां पर भी देख लो, हमारा पश्चिमी देश है या नहीं है ना। पिछले कुछ वर्षों से भारत में भी मशीन द्वारा दुग्ध दोहन का प्रचलन बढ़ रहा है। ये पहली बात तो, बड़े स्तर पर अगर पशुपालन किया जाता है ना, तभी ध्यान में रखना उसके अंदर मशीनों के द्वारा दुग्ध दोहन किया जाएगा। परंतु ये केवल राज्य के फार्म, बड़े व्यावसायिक डेयरी फार्म तक ही सीमित है। ये क्या नाम लिख रखा भाई, संकर गाय क्या होता है, शिवजीरी गाय, नस्ल अलग अलग है, या एक उच्चतम क्वालिटी का जो आपके सांड है उसका उच्चतम क्वालिटी की गाय के साथ में अगर हम यहाँ पे संकरण करवाते हैं, और जो नई गाय या जो नया बछड़ा बनेगा वापिस, उसको हम संकर कहते हैं। इसमें पढ़ेंगे, इसी चैप्टर के अंदर आएगी संकरण की विधियां। जैसे घोड़ी और गद्दा वाला होता है ना, खच्चर का निर्माण, संकर गायों की बढ़ती संख्या के साथ ही मशीन द्वारा दुग्ध निकालने को प्रोत्साहित करना होगा। जब मशीन द्वारा दुग्ध निकाला जाता है वहां विद्युत आपूर्ति निरंतर आवश्यक है। मशीन द्वारा दुग्ध निकालने के देखो लाभ क्या क्या है। स्वच्छ दुग्ध उत्पादन में सहायता, मतलब बाकी कोई उसमें मतलब सूक्ष्म जीव वगैरह नहीं रहेंगे। श्रमिकों की आवश्यकता कम, पशुओं की संख्या अधिक होने पर दुग्ध शीघ्रता से निकाला जा सकता है, और अधिक दूध देने वाले पशुओं में इस विधि द्वारा दुग्ध दोहन की सुविधा होती है। मतलब ज्यादा दूध देने वाले होते हैं तो उसके अंदर हाथों की बजाय मशीन से निकालना मतलब आसान रहता है। अब दोष क्या क्या होता है देखो, इस विधि का मुख्य दोष है कि यदि पूर्ण दूध निकालने के बाद मशीन बंद न हुई तो खून भी निकल सकता है। अब कौन सी विधि यहां पर, हाथों द्वारा, और हाथों द्वारा पहली विधि कौन सी है, इसमें हेडिंग नहीं डाल रखी है, मैंने अलग से लिख रखा पहले। इसमें यहां पे इस विधि में थन का अंगूठा और प्रथम अंगुली के मध्य, थन का अंगूठा और प्रथम अंगुली के मध्य मजबूती से पकड़ा जाता है। इसके बाद थन को उसी स्थिति में नीचे की ओर खींचते हैं। ये देखो इसमें डायग्राम भी आ रखा है। चुटकी विधि ये है ना नीचे वाली, ये तो अंगूठा विधि है इधर वाली। तो इसमें देखा, इसके बाद थन को उसी स्थिति में नीचे की ओर खींचते हैं एवं ऊपर से नीचे तक खिसकाते हुए दूध की धार निकालते हैं। इस क्रिया को शीघ्रता से तब तक दोहराया जाता है जब तक थन का संपूर्ण दूध न निकल जाए। इस विधि का उपयोग छोटे थन वाली गाय वे भेड़ों का दूध निकालते समय या अंत में जब थनों में थोड़ा सा दूध शेष रह जाए तो उसके लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना भी किसके लिए इसको काम में लिया जाएगा। अगला है इसके अंदर यहां पर दोष इस विधि का, इस विधि से पशु को दोहते समय कष्ट होता है। अगला कौन सा यहां पे, अंगूठा दबाकर। इस विधि में ये कौन सी विधि है भाई, ओ हामी को मावीरो बेटो गई हैं कहीं जना बाहर कहीं के तू दूनी आवे बाहर कौन क्यों थेबड़िया थाप नहीं आवे ना, वाह जन पच कहीं अगली आई तो हो रही रही की कौन ले भागे अब बात कह दी मती बिन पहली आती हो अब बात पहला की जनी वो 2 बार तो केवो जी की बात हुई। इस विधि में चारों अंगुलियों को थन के चारों ओर लगाकर अंगूठा बीच में दबाकर दूध निकाला जाता है। इस विधि से दूध निकालते समय पशु को कष्ट होता है क्योंकि जो मांसपेशियां होगी ना तो अंगूठे के द्वारा उन थन के ऊपर प्रेशर लगेगा, ध्यान में रखना, ज्यादा ऊतकों के ऊपर, जिससे पशु पूरा दूध नहीं उतारता और कई बार अंगूठे दबाव के कारण थन को भी क्षति पहुंचती है। इस विधि द्वारा लगातार दूध निकालने से थन खराब होने की संभावना रहती है और कभी कभी थन में गांठ पड़ जाती है। कौन सा रोग पड़ा था हमने एक नाम यहाँ पे, थनेला। इस विधि द्वारा पशु को नहीं धोना चाहिए और इसके अंदर भी ध्यान रखना यह गांठ वगैरह पड़ जाएगी, उसमें टीट कप में है। अब अगला इसके अंदर देखो, ये तो दे रखा है यहाँ पे अंगूठे द्वारा डायग्राम। अब अगला इसके अंदर कौन सा,
पूर्ण हस्त दोवन विधि। इस विधि में हथेली एवं चारों अंगुलियों के बीच में थन दबाकर दूध निकाला जाता है और अन्य विधियों की अपेक्षा इस विधि में दूध अधिक तेजी से दुहा जाता है और यह विधि मध्यम व बड़े वाले पशुओं के लिए उपयुक्त होती है। अब देखो, इस विधि से पशुओं को किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता और थनों में गांठ पड़ने का भय या डर नहीं रहता। मध्यकाल पढ़ा था हमने। मध्यकाल कितने दिन का होता है? गाय भैंस के बकरी के अंदर कितने दिन का? देखो इसके अंदर बकरी में 20 दिन, 20 दिन है सही। सुअर में कितने दिन का? घोड़ी में 21 दिन का। और क्या पूछता मैं इसमें? और देखो आगे पहले इसमें एक तो इसमें जननांगों की जानकारी। ये आपको जननांग वाला टॉपिक नहीं पढ़ना क्योंकि आपके पशुओं का जनन तंत्र का नहीं दे रखा उसमें सिलेबस में। और ये प्रजनन की विधि हमें यहाँ पर पढ़नी है, प्राकृतिक और कौन सी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। इसमें प्रजनन की विधियां कम से कम 3 क्वेश्चन के आसपास आपको इसमें देखने को मिलेंगे। प्रजनन की विधियों में प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों पढ़ने पड़ेंगे। प्रजनन प्रबंध पशुधन प्रबंध का महत्वपूर्ण अंग है। सामान्यतः फार्म पशुओं की प्रजनन संबंधी जानकारी के लिए निम्नलिखित शब्दावली का उपयोग किया जाता है। पहला यहाँ पे यौवनारंभ या प्यूबर्टी एज। मादा जनन अंगों में जब अंडा से पूर्ण विकसित हो जाते हैं तो उसमें अंडाणुओं के बनने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है, तो मादा का यौवन आरंभ शुरू हो जाता है। इसको हम प्यूबर्टी कहते हैं। और इस अवस्था में मादा गर्भ धारण योग्य हो जाती है। यह अवस्था भारतीय गायों में, अब आपको पता होगा मैंने यौवनारंभ की अवस्था ही बताई थी, पता है? याद रखने का तरीका महीनों से याद करवाया था। बताओ कैसे? पहली बात तो 1 से महीने कितने होंगे? 12 महीने याद रखो। फिर यहां पे 2 साल में कितने महीने होंगे? 24। फिर आपके 3 साल में कितने महीने? 3 साल से कौन भी आएगी बताओ? भैंस भी आएगी ना। अब 12 में 12 और 14 भाई, एक तो इसमें देखो 12 में 12 है ना, इसमें दोनों आएंगे भेड़ और बकरी। अब कम करना है किसमें? भेड़ के अंदर। बकरी में 2 बढ़ाना है, तो 10 से 12 किस में हो जाएगा? भेड़ में। और 12 से 14 किस में? बकरी में हो जाएगा। अब गायों के अंदर एक तो देसी नस्ल और एक विदेशी पड़ा था। इसमें -6 और +6। -6 का मतलब कितना? 18 से 24 और यहाँ पे +6 करेंगे तो 24 से 30। ये विदेशी गायों के लिए होता है और ये आपके देसी गायों के लिए होता है यहाँ पर। तो देखो यही दे रखा है इसके अंदर। भारतीय गायों में कितने माह का? 24 माह। और संकर गायों में 18 माह लिखा था वहां पे, विदेशी और संकर गाय। और भैंसों में कितने माह का? एवरेज लिखा था हमने यहाँ पे 30 और 36। और बकरियों में 12 महीने और भेड़ों में, पहले याद करवाई हुई ये चीजें आपको। मध्य चक्र या एस्ट्रस साइकिल, 2 मध्य कालों के मध्य की शारीरिक क्रियात्मक घटनाओं को मध्य चक्र कहते हैं। यह वह अवधि है जिसमें पशु गर्भ धारण कर भ्रूण विकास है, भ्रम नहीं होगा, ये भ्रम लिखा हुआ है, भ्रूण विकास के लिए अपने शरीर में सुरक्षित वातावरण प्रदान करते हैं। और ये मध्यकाल देखो यहां पर दे रखी टेबल एक। मध्यकाल मतलब एस्ट्रस पीरियड, जब गाय बोलना प्रारंभ करती है ना तो वो मतलब मध्य चक्र आ रखा है उसके अंदर। तो ये वह अवधि है जिसमें मादा पशु नर के साथ संभोग की इच्छुक होती है। और मध्य को देखो, मध्य चक्र के आने को हम और किस किस नाम से जानते हैं? ताव में आना, या गर्मी में आना, या पाली में, या फिर पाड़े में आना। तो ये इस नाम से भी पुकारते, ये नाम भी ध्यान रखना आप। विभिन्न पशुओं का मध्यकाल ये टेबल में दे रखा है। पशु के मध्यकाल को पहचानने के लिए प्रातःकाल या सायंकाल ये दोनों समय निरीक्षण करना, मतलब सुबह बोली है या शाम तक बोली है, शाम से बोली है सुबह तक बोली है, नहीं बोल रही है। झुंड में रहने वाले पशुओं के लिए नसबंदी किए सांड का प्रयोग किया जाना चाहिए, जिसे टीजर बुल कहते हैं, ध्यान में रखना, टीजर बुल। और इस विधि को हम क्या कहेंगे? टीजर बुल। ये जो बुल लोग भी तो होता है, जिसको हम क्या करते हैं यहाँ पे भी, जो गाय के अंदर होता है उसमें बंध्यकरण की प्रक्रिया करना, बुल लोग।
और जो सांड बनेगा उसको क्या कहते हैं? बुली तो कहते हैं, बुल लोक। और यहां पर क्या नाम आया है? टीजर। ये ध्यान रखना, वर्ड आप शब्दावली के अंदर अलग से लिख सकते हो, पेज छोड़वाया था एक्स्ट्रा एक अलग, वहां पे झुंड में रहने वालों के अंदर है। अन्यथा फार्म पर पाले जा रहे पशुओं का निम्न लक्षणों द्वारा मध्यकाल पहचाना जा सकता है। देखो गाय है ना, गाय का गर्भकाल कितना दे रखा है? कैसे याद किया था? 9+। भैंस का कैसे याद किया था हमने? 10+। बकरी का कैसे याद किया था? 5+। भेड़ में कैसे याद किया था? अब अगर आपको इसके आसपास का मिले तो सही कर सकते हो ना, क्योंकि पहले ये चीजें बता रखी है सारी। किसमें? ये एवरेज दे रखा ना, यहाँ पे मैंने फिक्स लिखवा रखा है। किसका? अच्छा, ये 20 दिन लिखवा रखा, देखना 20 है तो 21 कर लेना भाई वहां पे, तो एनसीईआरटी का डाटा हमें याद रखना पड़ेगा। और हमारे पास ऐसा कोई प्रूफ नहीं भी हम साबित कर सके। ये ले जा क्या बता सकते हो बोर्ड वाले को? ये देखो 21 दे रखा आपने, 21 ही है। 20 लिखवाए तो 21 करो। अगर 20 है तो भाई चेंज करो, 21 करो। बाकी ये गाय का बता रखा आपको, भैंस का बता रखा है 21 दिन, भेड़ का बता रखा है, मतलब ये भी बता रखा आपको। अब ये मध्यकाल की अवधि देखो, मध्य चक्र की अवधि मतलब पीरियड होता है वो आपकी टोटल इतने दिन का होता है। अब बोलेगी कब? तो बोलने का जो टाइम होगा ना, जैसे कि हम देखो मानव से रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो मानव के अंदर, मादाओं के अंदर जो 8 चक्र होता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, वो कितने दिन का होता है? अब उसमें से आपको पूछ ले भी ऋतु स्त्राव की प्रक्रिया कितने दिनों में? 3 से 5 दिन, 3 से 5 दिन। तो वही ऐसे अवधि है इसके अंदर, कितने घंटे की अवधि होगी या बोलने की अवधि कौन सी होगी? भाई इतने दिनों में रिपीट होगा जरूर, 21 दिन बाद में रिपीट होगा, लेकिन उसके अंदर बोलने की जो अवधि होगी वो कौन सा टाइम होगा? यहां पर पेन क्या हो गया इसका? ऑटोमेटिक कैसे चल रहा है ये? तो यहां पर ये ध्यान में रखना, 10 से 24 घंटे के अंदर वो बोलेगी। अगर 10 से ज्यादा घंटे तक बोलती है तो इसका मतलब वो आपकी मध्य चक्र के अंदर आ रखी है, और अब हम उसमें प्रजनन की क्रिया या जनन की क्रिया, मैथुन की क्रिया करवा सकते हैं। और भैंस आपकी कितने घंटे तक? 12 से 36 घंटे तक। बकरी है वो 1 से 2 दिन तक बोलेगी, और भेड़ भी आपके 1 से 1.5 दिन तक। अगर वो बोलती है तो उसका मतलब वो पाड़े में या फिर ताव में आ रखी है, और उसको, भैंस को अगर हम पाड़े के पास और गाय को अगर सांड के पास ले जाएंगे तो उसमें आपकी मैथुन की प्रक्रिया हो जाएगी यहाँ पे, और भ्रूण का विकास हो जाएगा। बाकी की डिटेल है वो हम कल। सोमवार को छुट्टी नहीं रखी क्या? ये घास चारा, एक तो इसमें है और एक साइलेज है, 2 प्रकार के चारे हैं। इसमें प्रोटीन, सेल्यूलोज की मात्रा ज्यादा होती है। किसमें है? हाँ है ही है। हाँ रोचारू है बच्चे, आपको घास ही